प्रवाह। ठीक है, अब होता क्या है ना कि इकोनॉमिक्स में एज अ, जैसे कि अगर हम खासकर मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं तो एक मॉडल बनाना पड़ता है हमें। हम एकदम स्पेसिफिक लेवल पे चीज़ों को अगर नहीं समझ सकते हैं, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम मॉडल बनाने वाले, एक सेकंड रुकिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक मॉडल या फिर एक अजम्पशन मानने वाले हैं कि मान लेते हैं कि यहाँ पर एक साइड में फर्म्स हैं और दूसरी साइड में हमारे हाउस होल्ड्स हैं। अगेन रिपीट, इकोनॉमिक्स को एज अ जनरल लेवल पे हमें समझने के लिए हमें मॉडल बनाने पड़ते हैं। मॉडल मान लीजिए या फिर अजम्पशन मान लीजिए, जैसे कि हमने कल के लेक्चर में भी अजम्पशंस कुछ माने थे जब हमने जैसे फॉर एग्जांपल इंडिफरेंस कर्व देखा था, जब हमने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर देखा था। और हाँ, कुछ स्टूडेंट का डाउट आया था एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है, डाउट सेक्शन में लोगों ने पूछा था कि सर इंडिफरेंस कर्व, ठीक है, ये होता है और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर कर्व ये होता है, दोनों ही अगर देखें तो दोनों ही डाउनवर्ड स्लोपिंग है, नेगेटिव स्लोपिंग कर्व है। ठीक है, तो ये अंतर क्यों है कि ये कॉन्वेक्स एट ओरिजिन और ये कॉन्केव एट ओरिजिन है। तो अंतर इसलिए सर क्योंकि जो ये वाला है ना इंडिफरेंस कर्व में हमने पढ़ा था यूटिलिटी के बारे में कि दो प्रोडक्ट उठाए थे और दो प्रोडक्ट से हमें कितनी यूटिलिटी मिल रही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि चिप्स, ठीक है, तो उसको मैं पहले क्लियर करता हूँ। चिप्स हो गया और कोक ले लिया मैंने, ठीक है। अब है क्या ना कि जैसे यहाँ पर क्या था प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर में कि मैं अगर एक को प्रोड्यूस कर रहा हूँ, मेरे पास दो है, मान लो कि मेरे पास लैंड है और मेरे पास दो ऑप्शन उगाने के, मैंने ये एज्यूम किया था, ये मॉडल माना था कि मान लो कि मेरे पास लहसन है और मेरे पास प्याज है, मेरे पास दो ऑप्शंस हैं। तो या तो मैं पूरी लैंड पे लहसन उगा दूंगा तो प्याज के लिए कुछ जगह नहीं बचेगी, मैं प्याज उगा दूंगा तो लहसन के लिए नहीं, ठीक है। यानी कि ये एक पॉइंट पे आके जीरो भी हो सकता है कि अगर मैं पूरा लहसन है तो प्याज जीरो है, पूरा प्याज है तो लहसन जीरो है, राइट। यहाँ पे जीरो नहीं हो सकता क्योंकि आप सोचिए यूटिलिटी में अगर मेरे पास दो ऑप्शन है यार, चिप्स और कोक, तो मैं क्या चिप्स ही खाता जाऊँगा क्या? मुझे यूटिलिटी तो तब मिलेगी ना, मेरा गला सूख नहीं जाएगा। खुद सोचो, अगर मैं तुम्हें चिप्स और कोक दूं, भले तुम कोक कम पियो, ठीक है, चिप्स ज़्यादा खाओ, या चिप्स कम कंज्यूम करो, कोक ज़्यादा पियो, लेकिन आप दोनों का कॉम्बिनेशन पक्का यूज़ करना चाहोगे तो इसी वजह से कभी जाके टच नहीं करेंगे यहाँ पर दोनों, ठीक है। और यहाँ पर जाके हमें जहाँ पर कोक्स और चिप्स का एक ऐसा कॉम्बिनेशन मिलेगा जहाँ पर यूटिलिटी मैक्सिमम मिलेगी, तो इसलिए ये आपका कॉन्वेक्स स्लोपिंग बनता है और ये कॉन्केव एट ओरिजिन बनता है। क्लियर हो गया ये आपका जो कल डाउट आया था डाउट सेक्शन में, एंड दैट वाज रिगार्डिंग प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर एंड इंडिफरेंस कर्व, राइट। तो इसी तरह का मॉडल, और प्लीज़ आई अगेन रिपीट, हाथ जोड़ के विनती है, ठीक है, मैं रिपीट उतना ज़्यादा नहीं कर पाऊंगा तो इसलिए करूंगा, लेकिन आपका जो स्पेसिफिक, ठीक है, यहाँ पर वैसा टाइप नहीं कि वंस मोर, है ना, कि सर एक बार और हो जाए, वो नहीं होगा। अगर आपको कोई स्पेसिफिक डाउट होगा आई विल क्लियर, लेकिन यहाँ पर एकदम फोकस के साथ बैठें। अगर कोई डिस्टर्बेंस है तो क्लास को फिर ना देखें, क्योंकि फिर है क्या कि दो चीज़ें, एक तो इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा फिर कॉम्प्लेक्स भी हो जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारे अभी टर्म्स आने वाले हैं, राइट। ठीक, तो मॉडल यहाँ पे मैं ये ले रहा हूँ और सारी चीज़ें इसी से लिंक्ड हैं। अगर आपने ये ना समझा ना तो आगे की चीज़ समझ नहीं आएगी, और समझ आ गया ये तो आपको आगे की चीज़ समझ में आ जाएंगी। मॉडल में हम मान रहे हैं कि हाउस होल्ड है, घर हैं बहुत सारे, ठीक है, घर में लोग रहते हैं, और ये फर्म्स हैं। फर्म्स मतलब कि बहुत सारे हमारे जो इंडस्ट्रीज़ हैं, मान लेते हैं एक ही घर है और मान लेते हैं कि फर्म है, आपको जो मानना है आप मान सकते हैं कि बहुत सारे घर बहुत सारे फर्म, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम ये मान रहे हैं कि हाउस होल्ड है, फर्म है। यहाँ कोई गवर्नमेंट नहीं है, कोई गवर्नमेंट नहीं है, और लोग कोई सेविंग नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, बस लोग क्या कर रहे हैं, लोग कमा रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, कमा रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, कमा रहे हैं, खर्च कर रहे हैं। अब ये होगा क्या? फर्म क्या है? फर्म प्रोड्यूस करेंगे कुछ ना कुछ। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं फर्म प्रोड्यूस कर रही है क्या, ये फर्म्स प्रोड्यूस कर रही है, मान लेते हैं कि एक फर्म है तो ये कपड़ा प्रोड्यूस कर रही है, एक फर्म हो सकता है कि बिस्किट प्रोड्यूस कर रही हो, खाने का सामान, ठीक। तो इन फर्म्स में काम कौन कर रहा है? ये घर वाले लोग, हाउस होल्ड वाले, जैसे हम और आप लोग जैसे हैं, सब लोग ये इंडस्ट्रीज़ में जा रहे हैं काम करने के लिए, ठीक। क्या जा रहे हैं? काम करने के लिए जा रहे हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जानते हैं क्या क्या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। ये तो हाउस होल्ड लेवल पे हो गया लेबर, हम लेबर अपनी, मतलब हम लोग लेबर है ना, अगर हम किसी इंडस्ट्री में झोला लेके जा रहे हैं सुबह सुबह, शाम को घर आ रहे हैं, तो लेबर हैं हम, ठीक। ये जो लगा है फर्म, जहाँ पर भी सेटअप है, उसके लिए ज़मीन लगी होगी, ऐसा तो है नहीं हवा में बना हुआ है ये। इसके लिए कैपिटल लगा होगा। कैपिटल का मतलब क्या? पूंजी। भाई ऐसे तो है नहीं कि इंडस्ट्री अपने आप खड़ी हो गई, इसके लिए पूंजी लगी होगी ना, कैपिटल लगा होगा। कैपिटल का मतलब ये है कि पैसा। अगर तो मैं बोलूँ कि भाई धंधा, अब हम में से मैक्सिमम लोग जो मिडिल क्लास के होते हैं क्यों नहीं धंधा कर पाते हैं? क्योंकि हमारे पास कैपिटल की कमी होती है, ठीक है। और एंटरप्रेन्योर, ये क्या होते हैं एंटरप्रेन्योर? आपने नाम तो सुना ही होगा एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर होते हैं हमारे जो ये इंडस्ट्री को, फर्म को स्टैब्लिश करते हैं,
अब मान लो अगर आप ये एक डिसीजन लेते हो कि भाई मुझे एक फर्म स्टैब्लिश करनी, मुझे एक कंपनी खोलनी है, तो उसके लिए ज़मीन लगेगी, कुछ कर्मचारी लगेंगे, कुछ पूंजी लगेगी, और आप कहलाओगे एंटरप्रेन्योर। आप क्या कहलाओगे? एंटरप्रेन्योर कहलाओगे। इतनी चीज़ क्लियर है? इनको बोलते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के कारक हैं ये। ठीक, अब ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है? जब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, अभी फर्म है, फर्म प्रोड्यूस करेगी, मान लेते हैं टी शर्ट इसने प्रोड्यूस किया। अब जब टी शर्ट प्रोड्यूस करेगी तो ये एंटरप्रेन्योर भाई साहब को इन सबको पे करना पड़ेगा ना। क्या पे करना पड़ेगा? जैसे कि ये लेबरर हैं, इनको क्या पे करना पड़ेगा? तो इनको पे करना पड़ेगा वेजेस, सैलरी देनी पड़ेगी, उसी को वेजेस बोलते हैं। ठीक, अगर पूंजी ली थी, कैपिटल लिया था, तो क्या पे करना पड़ेगा? ब्याज, ब्याज देना पड़ेगा उस पर। और अगर मैंने लैंड ले रखी है, जमीन ले रखी है, तो उसमें मुझे रेंट पे करना होगा। ठीक है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, इसमें मॉडल है। दिमाग से मेरा मतलब ये नहीं कि सर हो सकता है उसने खुद की पूंजी लगा दी हो तो किसको ब्याज देगा, हो सकता है उसने खुद के घर में वो सेटअप कर दिया हो, वो दिमाग नहीं लगाना, बिकॉज ये मॉडल है। मॉडल हम इसलिए बनाते हैं सो दैट कि हम जनरल लेवल पे चीज़ों को समझ पाएँ किस तरह से ऑपरेट कर रही हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम एग्ज़ाम निकालने के पर्सपेक्टिव से बैठे हैं। ठीक है, तो वो भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। एंटरप्रेन्योर, अब ये क्या है? ये एंटरप्रेन्योर जो है उसने इसको रेंट दे दिया, इसको वेजेस दे दिया, इसको इंटरेस्ट दे दिया, और अपने लिए क्या रखेगा? इसका जो बच गया वो प्रॉफिट होगा। आपने धंधा क्यों सेटअप किया? ताकि आपको मोटा प्रॉफिट हो, तो इसका प्रॉफिट हो गया। ये जो मैंने लिखा है ना, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, इनको बोलते हैं फैक्टर पेमेंट्स। यहाँ पर मैं कलेक्टिवली लिख देता हूँ, इसे यहाँ पर लिखा भी होगा, चलो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इनको बोलते हैं फैक्टर पेमेंट। ये जो उत्पादन के कारक हैं, वैसे आपका जो लोग बैच में हैं तो प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में आपका अपलोडेड है क्या, जो हिंदी वाला पीडीएफ है, तो उसको आप वहाँ से साथ साथ देखते चलेंगे जहाँ पे ये चीज़ लिखी होगी। तो रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, इनको बोलते हैं फैक्टर पेमेंट्स। ठीक, अब आप मुझे बताइए ये फैक्टर पेमेंट किसको जाएंगे? भाई जिसकी ज़मीन होगी उसको रेंट मिलेगा, जिसने काम दिया उसको वेजेस मिलेंगे, जिसने कैपिटल पूंजी दिया उसको ब्याज मिलेगा, और इन भाई साहब का प्रॉफिट होगा। अब ये जो फैक्टर पेमेंट हैं, दीज फैक्टर पेमेंट्स विल बी यूटिलाइज्ड टू बाय द प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म और फर्म्स। टी शर्ट बनाया, ठीक है, बिस्किट बनाया, खाने के प्रोडक्ट्स बनाए, कुछ जितनी भी चीज़ें बनी, कौन खरीदेगा? एट दी एंड यही खरीदने वाले हैं। किससे खरीदेंगे? इनसे खरीदेंगे, तो वो होगा कंज्यूमर एक्सपेंडिचर। फर्म्स ने दिया गुड्स एंड सर्विसेज जो उसने प्रोड्यूस किया, और हाउस होल्ड ने इसको दिया जो पैसा, वो होगा कंज्यूमर का एक्सपेंडिचर। इन लोगों ने फर्म को क्या दिया था? इन लोगों ने फर्म को दिया था फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। कोई अपनी मजदूरी दे रहा है, कोई अपनी जमीन दे रहा है, कोई अपनी पूंजी दे रहा है। बदले में क्या मिल रहा है उनको? बदले में मिल रहा है वेजेस, रेंट और डिविडेंड। वेजेस, रेंट और डिविडेंड। डिविडेंड वही आप मान सकते हो कि जो आपका इंटरेस्ट रेट है, वही। क्लियर इतनी चीज़? मैं फिर से रिपीट करूं इस चीज़ को, फिर से ध्यान से समझना। ये हाउस होल्ड है, फर्म, ये घर वाले, ये हाउस होल्ड वाले क्या कर रहे हैं? या तो अपनी मजदूरी देंगे, लेबर, ठीक है, या हो सकता है कि अपनी वो लैंड दे रहा हूं, या अपनी पूंजी दे रहा हूं, कैपिटल दे रहा हूं। ठीक, किसको दे रहे हैं? फर्म को। बदले में फर्म क्या दे रहा है इनको? इनको दे रहा है सैलरी यानी वेजेस, इनको दे रहा है इंटरेस्ट, रेंट, और इनको दे रहा है इंटरेस्ट। और फर्म जिसने स्टैब्लिश करी वो एंटरप्रेन्योर है और खुद के लिए प्रॉफिट रख रहा है। बदले में फर्म्स इनको क्या दे रहा है? गुड्स एंड सर्विसेज दे रहा है जो प्रोड्यूस हो रहे हैं, और ये लोग इसको अपना पैसा दे रहे हैं जो कमाए थे। इसको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इसलिए बोलते हैं क्योंकि बड़ा आसान सा, आप देखिए सब सर्कुलर फ्लो हो रहा है कि पूरा, मतलब कहीं लीक नहीं हो रहा है, कुछ लीक हो रहा है कहीं पे। ऐसा लग रहा है ये देखने से कि अगर फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि हाउस होल्ड फर्म से बोलते हैं कि अभी अगर मान लो कि ये खा रहे थे, मान लेते हैं कि 100 टी शर्ट खरीद रहे थे हाउस होल्ड या, अब इन्होंने क्या किया कि ये 200 की डिमांड करने लगे, तो फर्म क्या करेगा? मतलब अगर एकदम नॉर्मल तरीके से सोचिए इस मॉडल के हिसाब से, तो फर्म क्या, भूल जाओ कि पैसा इनके पास आया कहाँ से। तुम ये सोचोगे ना कि पैसा तो यहीं से आया होगा, जो 100 टी शर्ट बनी थी वहीं से पैसा आएगा, तो फिर खरीद ज़्यादा कैसे लेंगे? भूल जाओ उसको। हमें मान लो कि ये लोग 200 टी शर्ट डिमांड कर रहे हैं, फर्म क्या करेगा? फर्म 200 टी शर्ट प्रोड्यूस करेगा, और 200 टी शर्ट प्रोड्यूस करने में उसको एक्स्ट्रा लैंड लगेगी, एक्स्ट्रा कैपिटल लगेगा, और एक्स्ट्रा लोग लगेंगे, या फिर उनसे ज़्यादा उसको
काम निकलवाना पड़ेगा, यानी कि एट द एंड देख रहे हो, ज़्यादा वेजेस जाएंगे, ज़्यादा रेंट जाएगा, ज़्यादा डिविडेंड जाएगा, ज़्यादा प्रॉफिट होगा, यानी घुमा फिरा के वो चीज़ सेटिस्फाई हो गई कि अगर ज़्यादा डिमांड आई थी तो इन लोगों के पास ज़्यादा पैसा भी पहुंच गया। ये होता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। बोले तो दुनिया गोल है, घूम फिर के आपने वहीं आ जाना है। यहाँ पर हमने क्या अज्यूम किया है, यहाँ पर हमने अज्यूम किया कोई गवर्नमेंट नहीं है कि कोई टैक्स वैक्स लगा रही है, कोई सेविंग हो ही नहीं रही है कि भाई ऐसा होता तो है नहीं नॉर्मल में, अगर हम बिल्कुल अज्यूम करें, ठीक है, ये तो हमने एक मॉडल एज्यूम किया है, ऐसा होता तो है नहीं कि भाई अगर हाउस होल्ड ज़्यादा यहाँ पर डिमांड करने लग जाए तो, या फिर अगर मान लो कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं हूँ, ठीक है, तो मैं अभी खर्च कर रहा हूँ महीने के मान लेते हैं 10,000, मैं 20,000 खर्च करने लगूंगा तो मेरी इनकम भी बढ़ जाएगी। इतनी सिंपल तो इकोनॉमी है नहीं, है नहीं है ना। अब मान लो अब महीने का 5,000 खर्च करते हो, तुमने ये मॉडल सीख लिया, तुमको लगा यार हम ज़्यादा खर्च करेंगे, ज़्यादा डिमांड करेंगे तो हमारे पास ज़्यादा पैसा आ जाएगा। होता तो है नहीं ना एक्चुअल में, क्योंकि गवर्नमेंट भी है, सेविंग्स भी हैं, और भी अपने फैक्टर्स अपने काम वो चल रहे हैं। ये हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इसलिए समझते हैं सो दैट हमें बड़े लेवल पर चीज़ समझ में आ जाए कि नेशनल इनकम के निकालने के कितने तरीके होते हैं। जैसे कि पहला तरीका, यहाँ पर अगर मैं काट लगा दूँ, यहाँ पर मैं अगर बैठ जाऊँ और ये देखने लगूँ कि कितना गुड और सर्विस का सप्लाई हो रहा है, तो मुझे एक मेथड मिल जाएगा नेशनल इनकम का। यहाँ जिसको मैं बोलता हूँ गुड्स, ये आप यही बोल सकते हो वैल्यू एडेड मेथड, ठीक है, या फिर प्रोडक्ट मेथड, कोई कुछ भी आप बोल सकते हो। तो ये मैंने कितना प्रोडक्ट सेल हो रहा है उसको प्रोडक्ट मेथड। यहाँ पर अगर मैं बैठ जाऊँगा और यहाँ पे मैं ट्रैक करने लगूंगा कितना लोग खर्च कर रहे हैं तो इसको एक्सपेंडिचर मेथड बोल दिया जाता है। कितना लोगों को कमाई हो रही है, यहाँ पर बैठ जाऊँगा तो मुझे पता चल जाएगा, निकल जाएगा इनकम मेथड टू कैलकुलेट नेशनल इनकम। तो यहीं से जन्मते हैं 3 मेथड टू कैलकुलेट दी नेशनल इनकम। आई अगेन रिपीट कि इससे हमें नेशनल इनकम को निकालने के 3 तरीके पता चलते हैं। अगर यहाँ पर मैं बैठ जाऊँ तो मुझे पता चल जाएगा कि भाई इतना गुड्स एंड सर्विसेज निकला है फर्म से, हाउस होल्ड की तरफ गया है, यानी कि इतना मतलब प्रोडक्शन हुआ, तो ये है देश की नेशनल इनकम। इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट मेथड। कितना प्रोडक्ट सेल हुआ है, प्रोडक्ट मेथड बोलते हैं, वैल्यू एडेड मेथड ही बोल देते हैं। खैर वो भी हम देखेंगे, ठीक है, डिटेल में। यहाँ पर अगर मैं बैठ जाऊँ तो मुझे पता चल जाएगा अच्छा इतना खर्च किया है हाउस होल्ड ने, यानी कि इतना खर्च किया है तो इतना ही नेशनल इनकम होगा। क्यों? क्योंकि जितना ये कमा रहे हैं उतना पूरा खर्च कर रहे हैं, ये हमने इस मॉडल में अज्यूम करके चला है। तो इसको हम बोल देते हैं एक्सपेंडिचर मेथड टू कैलकुलेट द नेशनल इनकम। और अगर मैं यहाँ पर बैठ जाऊँ तो इससे मुझे क्या पता चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सब लोग को सैलरी मिल रही है, तो इसको बोल देंगे इनकम मेथड। 3 मेथड होते हैं जीडीपी कैलकुलेट करने के। तो आपने ये पहली चीज़ सीखी जो आपको एग्जाम में डायरेक्ट पूछेगा। पहली चीज़ ये कि कितने मेथड, 3। दूसरी चीज़ कितने, कौन कौन से, प्रोडक्ट, एक्सपेंडिचर, इनकम। अब पढ़ते हैं कि भाई ये प्रोडक्ट मेथड क्या होता है, राइट। व्हाट इज दिस प्रोडक्ट मेथड, यानी कि जिसको हम बोल सकते हैं कि ठीक है, अभी चलो मैं प्रोडक्ट मेथड ही लिखता हूँ इसको, ठीक है, कि कितना गुड्स एंड सर्विसेज का सेल हुआ। अब चलो मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, आप मुझे आंसर बताना इसका, ठीक है, आप आंसर बताना इसका कि मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको बता रहा हूँ, आप आंसर बताना। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि ये एक किसान है, ठीक है, एक किसान है, उसने उसकी ज़मीन है, ठीक है, उसने उस ज़मीन पे मान लेते हैं कि 100 रुपये का गेहूँ उगाया, ठीक है, ध्यान से सुनना। एक किसान है, उसने 100 रुपये का गेहूँ उगाया इस ज़मीन से, उसने कोई इनपुट नहीं, कुछ खाद वाद कुछ नहीं, उसकी बपौती की ज़मीन थी और उसने ये गोबर वोबर की खाद डाल के 100 रुपये का गेहूँ उगा दिया उसने, ठीक। उसने भेजा इसको, ये क्या है, ये मिल है, मिल में बनता है आटा गेहूँ से, ठीक। तो ये किया क्या इसने, जो किसान था उसने 50 रुपये का गेहूँ बेच दिया इसको। कितने का बेचा है गेहूँ? 50 का। 50 का अपने पास रख लिया खाने पीने के लिए, ठीक। 50 रुपये का गेहूँ दिया किसको? फर्म को, ठीक है। ये फर्म है, कोई इंडस्ट्री है जो आटा बनाती है। इसने जो है जो आटा बनाया ना 200 रुपये का बनाया। अब मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, ठीक है, यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, तो उस हिसाब से ये नेशनल इनकम कितनी निकल के आएगी? जहाँ पे नेशनल इनकम का मतलब ये है कि कितना आपका गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो कितना नेशनल इनकम यहाँ से निकल के आएगा इस पर्टिकुलर मेथड से, प्रोडक्ट मेथड से, जल्दी से मुझे बताइए, ठीक है। कि अगर 100 रुपीज़ का फार्मर ने यहाँ पर वीट बोया है, ठीक है, उगाया है या फिर प्रोड्यूस किया है, उसमें से 50 रुपये का उसने फर्म को दे दिया है कि भाई लो
बेच दिया उसने। उस फर्म ने उस 50 रुपये का गेहूं लेके 200 रुपये का निकाल दिया। ठीक है, हाँ, तो अर्नस्टो 200, हर्षिता कुमारी 200, मेघना 250, 200, 250। ठीक है, चलो 200 और 250 के आंसर आ रहे हैं आप लोगों के पास। ठीक है, मोस्टली लोग 250 बोल रहे हैं। चलिए देखते हैं अब किया क्या आप में से मैक्सिमम लोगों ने कि 200 ये लिया। ठीक है, और हो सकता है काफ़ी लोगों ने मतलब कुछ 300 के भी आंसर आ रहे हैं। ठीक है, कुछ लोगों ने यहाँ पर लिखा 100 जोड़ के कर दिया 300। ठीक है, ये गलत है। कुछ लोगों ने क्या किया, 200 यहाँ पे लिया। ठीक है, 50 इसका लिया कि भाई 200 इसने ये है और 50 ये, तो यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया 250। ठीक है, और कुछ लोग लिख रहे हैं 200। अब देखते हैं सही क्या है। देखो सही क्या है वो हमें कैसे पता चलेगा कि देखो 100 रुपये का गेहूं प्रोड्यूस हुआ, 50 उसने अलग निकाल लिया। ठीक है, 50 फर्म को ट्रांसफ़र किया, इस 50 से इसने 200 का गेहूं बना दिया। अब इस 200 से मैं पहले 50 हटाऊंगा। क्यों? क्योंकि ये 50 रुपये का गेहूं जो था, जो 50 रुपये का गेहूं ये फर्म ने यूज़ किया, इससे 200 बनाया। इसने 200 रुपये अपने आप में, जैसे कि इसने क्या किया 100 रुपये खड़े कर दिए बिना कोई इनपुट के। इस 200 में ये 50 इंक्लूडेड है। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आपको? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं अपने घर में आइसक्रीम बना रहा हूँ और मैंने आइसक्रीम 100 रुपये की बेच दी। ठीक है, लेकिन 100 रुपये की आइसक्रीम बनाते वक्त मैंने बहुत सारे इनपुट्स भी तो यूज़ किए होंगे, जिसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। यहीं से हमारा कॉन्सेप्ट निकल के आएगा कि फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं। फाइनल गुड्स और ये इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं। तो इंटरमीडिएट गुड्स क्या है, अब ये उनको इसको हम डिटेल में देखेंगे कि भाई ये एज अ इनपुट यूज हुआ था। तो यहां से आप 50 हटा तो दीजिए पहले यहां से। ठीक है, यानी कि 150 रुपये एक्चुअल में वैल्यू ऐड करी है इस फर्म ने। फर्म ने कितनी वैल्यू ऐड करी है? 150 रुपये। ठीक, और यहां पे, ठीक है, यहां पर अगर हम देखें तो ये 150 का वैल्यू ऐड किया है और 100 रुपये का किसने ऐड किया था? 100 रुपये तो एकदम उसने खड़े कर दिए थे किसान ने बिना किसी इनपुट के। तो इसमें आप 100 रुपये जोड़ेंगे तब आपका निकल के आएगा 250। दैट विल बी द करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि 150 का इसने वैल्यू ऐड किया फर्म ने और 100 रुपये तो इसने खड़े कर दिए थे। समझ में आई बात आपको? ये किसी को यहां तक कोई डाउट तो नहीं कि भाई 150 रुपये की वैल्यू ऐड करी फर्म ने और फार्मर का कंट्रीब्यूशन था 100 रुपये, तो 250 का यहाँ पर नेशनल इनकम। यहाँ पर हमने क्या किया, हमने ये निकालना है वैल्यू एडेड। अगर मैं यहाँ पर और लंबा प्रोसेस ले लूँ, लंबा प्रोसेस का मतलब है जैसे फॉर एग्जांपल मैं ले लूँ ये किसान है, किसान ने क्या किया, किसान ने कॉटन प्रोड्यूस किया वर्थ ₹100 मान लेते हैं। इसने भेजा एक मिल में जहाँ पे धागा बनता है, यान बनता है। ठीक है, ये मिल है जहाँ पे धागा बनता है। धागे वाले ने मान लेते हैं ये पूरा कॉटन बेच दिया और कॉटन बेच के धागे वाले ने 200 रुपये में ये धागा बना के बेच दिया एक और को, जो बनाता है कपड़ा। ये क्या बनाते हैं? ये कपड़ा बनाते हैं, क्लॉथ बनाते हैं। ठीक है, तो ये जो है 400 रुपये में इस कपड़े वाले ने, इसने 100 रुपये का कॉटन बेचा, इसने 200 रुपये का धागा बेचा और इसने 400 रुपये का कपड़ा बेचा। किसको? ये कपड़ा नॉर्मल फॉर्म में से कपड़ा है। ठीक है, अभी ये शर्ट पैंट इस तरह से इसमें नहीं बना है। तो मान लेते हैं यहाँ पर स्टिचिंग करके शर्ट पैंट वाला जो फॉर्मेट है यहाँ पर करके शर्ट पैंट बिके हैं कितने के? मान लेते हैं 800 रुपये के। तो अब आप नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करोगे? क्या सबको जोड़ दोगे क्या? 100, 200, 400, 800 नहीं जोड़ोगे। क्यों? क्योंकि अगर आप ये कर दोगे तो आप लापरवाही कर दोगे। कौन सी लापरवाही? इसको बोलते हैं डबल काउंटिंग की लापरवाही। डबल काउंटिंग की लापरवाही का मतलब ये कि आप जब ये 200, 400, 800 जोड़ रहे हो, जैसे ये 200 है तो 200 में 100 तो पहले इंक्लूडेड ना, इस 400 में 200 पे तो पहले इंक्लूडेड ना। तो हम करेंगे क्या, हम हर स्टेज पे कितना वैल्यू ऐड किया गया वो निकाल लेंगे। जैसे इसका 100 रुपये, इसने कितने की वैल्यू ऐड करी? इसने 100 रुपये की वैल्यू ऐड करी, क्योंकि 100 का तो इसने खरीदा था माल, उसमें से अपना वैल्यू ऐड किया इसने 100 रुपये का। ठीक है, उसमें उसने अपना वैल्यू ऐड किया 100 रुपये का। देन ये 400 का माल इसने बेचा। ठीक है, तो 400 को बेचा, लेकिन वैल्यू इसने कितना ऐड किया? सिर्फ 200 ही तो वैल्यू ऐड किया। फिर इसने 800 को बेचा, लेकिन इसने वैल्यू कितने का ऐड किया? 400 का ऐड किया। तो 400, 600, 700 और 800, तो एक्चुअल में यहाँ पर कितना निकल के आएगा? 800।
ठीक है, इसी को बोलते हैं हम क्या, ग्रॉस वैल्यू एडेड। हम ये निकाल लेते हैं कि कितनी वैल्यू ऐड हुई है हर एक स्टेज में, जिसको कि हम इस तरह से लिखते हैं सिग्मा जी। सिग्मा तो आई थिंक पता होगा सभी को, मैथ्स में आप पढ़ते हो। सिग्मा का मतलब है कॉम्बिनेशन या फिर सम ऑफ ऑल, ठीक है। तो जी वी ए हर जो स्टेज में, जी वी ए 1 आप बोल सकते हो, ठीक है। ग्रॉस वैल्यूडेड पहली स्टेज में, दूसरी स्टेज में, जितनी भी स्टेजेस हैं, तो वहाँ से हमें ग्रॉस वैल्यूडेड मिल जाता है। तो इसीलिए जो पहला मेथड है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का, उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट मेथड या फिर ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड, ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड, ठीक है। और यहां से अगर हम सबको ऐड कर देते तो डबल काउंटिंग का एरर हो जाता। तो डबल काउंटिंग भी आपको समझ में आया कि डबल काउंटिंग, अगर हम इंटरमीडिएट गुड को ऐड कर देंगे ये कैलकुलेट करते हुए, तो फिर डबल काउंटिंग का लफड़ा हो जाएगा और हमें एक्चुअल नंबर्स नहीं मिलेंगे। अब ये हम जान लेते हैं कि ये इंटरमीडिएट गुड और फाइनल गुड क्या होते हैं, क्या होते हैं ये। तो अंतर इनमें ये होता है कि इंटरमीडिएट गुड और फाइनल गुड में, कि फाइनल गुड वो गुड होते हैं दैट विल नॉट अंडरगो फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, फर्दर, और आप ऐसे लिख सकते हो दैट विल नॉट अंडरगो एनी इकोनॉमिक प्रोसेस, ठीक है। अब वो किसी इकोनॉमिक प्रोसेस से नहीं गुजरेगा, यानी वो फाइनल है। फिनिश्ड नहीं, फिनिश्ड अलग हो गया, फाइनल की बात हो रही है। अभी क्या अंतर होता है वो भी देखेंगे। दैट विल नॉट गो अंडर एनी इकोनॉमिक प्रोसेस, ये क्या है कि अभी इसमें तोड़ मरोड़ होगी, ट्रांसफॉर्मेशन होगा, तब ये फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या ले लें हम, जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या ले लें, तो धागा ले लें हम, ठीक है। जैसे यहाँ पर धागा ही था, तो धागा क्या था, धागा क्या इसके लिए, ठीक है, क्या एक फिनिश्ड गुड था? नहीं, ठीक है, फिनिश्ड गुड नहीं था। क्यों? क्योंकि धागे को एज अ इंटरमीडिएट गुड इसने यूज़ किया, उसका यूज़ करके उसने फर्दर प्रोडक्ट को बनाया। चलो मैं एक बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल हम लोग लेते हैं, दैट इज़ टी, चाय, ठीक है। चाय पत्ती की बात हो रही है, ठीक है। चाय पत्ती, टी, चाय वो जो फिनिश होके बनती है उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जो हम लोग चाय पीते हैं, ये मैं चाय पत्ती की बात कर रहा हूँ। इसको बताइए आप ये फाइनल गुड में रखेंगे या इंटरमीडिएट गुड में? जल्दी से बताइए, इसको आप फाइनल गुड में रखने वाले हैं या फिर इंटरमीडिएट गुड में रखने वाले हैं? जल्दी से। इंटरमीडिएट, फाइनल, इंटरमीडिएट, फाइनल, हो गया कंफ्यूजन? ये आपका इंटरमीडिएट भी हो सकता है, फाइनल भी हो सकता है, लेकिन वो डिपेंड करता है फ्रॉम कंडीशन टू कंडीशन। अब अगर मान लो कि ये जो चाय है ये जाती है डॉली चाय वाला के पास, ठीक, डॉली चाय वाला इसको ले लेता है और एक तुम ले लेते हो, ठीक है, ये तुम हो, ठीक। तो तुम क्या करोगे, ये चाय पत्ती तुमने खरीदी, घर पे चाय बनाई, ठीक है, और पी गए। डॉली चाय वाले ने क्या किया, इसने भी तो चाय बनाई, लेकिन इसके लिए ये होगा आपका इंटरमीडिएट, ये इसको फिनिश्ड गुड नहीं मानेगा, और तुम्हारे लिए होगा फाइनल। क्यों? क्योंकि डॉली चाय वाले ने इसको अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए यूज नहीं किया, ठीक है। तो फाइनल गुड की अगर हम बात करें, ठीक है, फाइनल गुड की अगर बात करें तो ये क्या होते हैं फाइनल गुड, ठीक है। तो फाइनल गुड ये हैं, ये आपके दो तरह के ये भी हो सकते हैं फाइनल गुड की अगर बात करें तो। ये एक तो हो सकते हैं कंज्यूमर गुड्स, जो हम कंज्यूम करने के लिए लेते हैं, ठीक है, और दूसरे होते हैं कैपिटल गुड्स। ये कैपिटल गुड्स क्या होते हैं वो भी देखेंगे, लेकिन ये हम क्या कर रहे हैं, फाइनल गुड को कंज्यूम करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। डॉली चाय वाले ने कंजम्पशन नहीं किया, इसको फर्दर उसने इकोनॉमिक प्रोसेस में डाला। अभी वो चाय जो है वो इकोनॉमिक प्रोसेस का हिस्सा है, उससे वो अर्निंग कर रहा है। आप इससे अर्निंग नहीं कर रहे हो, आप सीधा कंजम्पशन मार रहे हो इससे। तो अभी आपको समझ में आया इंटरमीडिएट गुड और फाइनल गुड में अंतर क्या होता है, कि इंटरमीडिएट गुड अभी इकोनॉमिक प्रोसेस के अंदर ढलेगा, उसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा, देन वो फाइनल गुड में तब्दील होगा, और तब तक हम उसकी वैल्यू को काउंट नहीं करेंगे, सो दैट कि कहीं डबल काउंटिंग ना हो जाए, दो बार काउंट ना हो जाए कोई चीज़।
फाइनल गुड की अगर बात करें तो फाइनल गुड में क्या होता है, कंजम्पशन हो जाता है। अब एक्चुअल में सबका कंजम्पशन नहीं होता है, अगर हम देखें तो यहाँ पर तो मैंने बोला कंजम्पशन। फॉर एग्जांपल जैसे मैं बोल दूँ कि मैंने लैपटॉप लिया, ठीक है, मैं आपको लैपटॉप से पढ़ा रहा हूँ, तो लैपटॉप को मैंने खा लिया क्या, पी लिया क्या, कंज्यूम कर लिया क्या? तो फिर लैपटॉप क्या है? लैपटॉप है कैपिटल गुड। समझ में आया कि फाइनल गुड दो तरह के हो सकते हैं, तो जो हम खा पी लें कंज्यूमर गुड, और एक जैसे कि ठीक है, और एक वो होता है कि जो हम एज अ कैपिटल के तौर पे यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे लिए कैपिटल गुड क्यों है लैपटॉप? क्योंकि मैं इसका यूज़ करके फर्दर अपनी इनकम जनरेट कर रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, सिंपल बात है। लेकिन आप बोलोगे सर कि जैसे मान लो हमने अगर लैपटॉप लिया, जैसे मान लो तुम लोग तो पढ़ा नहीं रहे हो, तुम लोग पढ़ रहे हो, तो वो भी फाइनल गुड ही होगा, लेकिन उसको कंज्यूमर ड्यूरेबल बोलेंगे। आप उसको कंजम्पशन तौर से ही अभी यूज़ करो अगर देखा जाए तो, ठीक है। कंजम्पशन का मतलब सिर्फ हम इतना नहीं बोल सकते खाया पिया, हम ये है कि कंज्यूम का मतलब होता है, कंज्यूमर गुड का मतलब होता है कंज्यूमर डायरेक्टली उसको कंज्यूम कर रहा है। कैपिटल गुड उनके लिए होते हैं जो लोग कोई बिजनेस रन कर रहे हैं, जैसे कि मेरे लिए ये जो मेरा लैपटॉप है वो कैपिटल गुड है। तुम्हारे लिए तुम्हारा लैपटॉप, अगर तुम सिर्फ उसको पढ़ाई के यूज़ के लिए ला रहे हो, वो सिर्फ तुम्हारे लिए एक कंज्यूमर ड्यूरेबल है। कैपिटल गुड्स जो होते हैं वो ड्यूरेबल्स होते हैं, ड्यूरेबल गुड्स होते हैं। ड्यूरेबल का मतलब ये है कि सालों साल चलते हैं। आप अगर मान लो लैपटॉप लाए हो तो ऐसा तो है नहीं कि तुरंत हो जाएगा, 5-6 साल चलेगा। आप घर में टीवी लाए हो, आप घर में फ्रिज लाए हो, तो ये सालों साल चलेंगे, तो इनको कंज्यूमर ड्यूरेबल्स बोल देते हैं। और ये क्या है, ये इनको बोलते हैं कैपिटल गुड। क्लियर है इतनी चीज़? कैपिटल गुड में और कंज्यूमर गुड्स में क्या अंतर होता है? दोनों ही फाइनल गुड होते हैं, और फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड में क्या अंतर होता है? आई थिंक इतनी चीज़ आपको क्लियर होगी, ठीक। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ और आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगा इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एंड दैट इज़ कि कई बार होता क्या है ना कि जैसे फॉर एग्जांपल इसने शर्ट प्रोड्यूस करी इस फर्म ने, तो आपको क्या लगता है कि सारी शर्ट बिक जाएंगी क्या इसकी? कुछ शर्ट हो सकता है बच जाए, उसको हम बोलते हैं इन्वेंट्री, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? इन्वेंट्री। तो वैल्यू एडेड मेथड आपको समझ में आ गया। वैल्यू एडेड मेथड क्या होता है? जहां पर हम टोटल आउटपुट में से इनपुट को घटा देते हैं। समझ रहे हैं आप? टोटल आउटपुट, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर हमने लिया, तो ये टोटल आउटपुट इसका 200 का हुआ, इसने इनपुट कितने का लिया था? 100 का, तो उसको हम हटा देंगे। टोटल आउटपुट से अगर हम इनपुट को हटा देंगे तो भी हमें मिल जाता है क्या, कि कितनी टोटल वैल्यू ऐड हुई है, और उसको जोड़ के हमें पता चल जाता है कि भाई ये नेशनल इनकम है। तो ये एक वैल्यू एडेड मेथड है, ठीक है। आई थिंक इसको हिंदी मूल्य वर्धित विधि बोलते हैं, ठीक है। इन शॉर्ट प्रोडक्शन मेथड बोला जाता है। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि